क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर भी 12 क्लास भी 12 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 है एटम्स। इसमें की पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं क्विक रिवीजन करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट जो याद रखना है, एवरी एलिमेंट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक एटम्स, मतलब कोई भी एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो सबको पता है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एटम में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ है। विच आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल, अभी जितने सारे एटम हैं सबका इलेक्ट्रॉन अलग अलग नहीं है, किसी का ट्रायंगुलर किसी का सर्कुलर ऐसा नहीं है, सबका एक जैसा इलेक्ट्रॉन दिखता है। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब हुआ कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे प्रोटॉन पे मिलाकर, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करेगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो दोनों इक्वल होगा, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। ठीक है। देयरफॉर कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज, ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है एटम के रिगार्डिंग। सेकेंड पॉइंट है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन ने क्या बोला, जो भी ये बताया था, हालांकि बाद में वो गलत हो गया, फिर भी एग्ज़ाम में ये 2 मार्क्स का आ सकता है लिखने के लिए कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम लिखिए। तो इसके अकॉर्डिंग एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर। एटम क्या होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है एक, इन विच द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली एम्बेडेड। एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे होता है, पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, और उसमें नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, वैसे ही जैसे प्लम इन पुडिंग। तो पुडिंग एक केक जैसा है और प्लम उसमें चेरी जैसा कुछ रहता है, या अगर इसको इसका इक्विवेलेंट बोलें तो वाटरमेलन जैसा होता है, वाटरमेलन जैसा एक एटम होगा, एटम ये वाटरमेलन है, और पॉजिटिवली चार्ज पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटरमेलन में, और इसमें सीड्स जो होते हैं बीच बीच में वैसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं सीड्स के जैसे वाटरमेलन में, ऐसा बताया थॉमसन ने। लेकिन ये मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल थ्रू थिन फॉयल। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने पतले से फॉयल के ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्डिंग किया, तो वो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर कर गया। कुछ स्कैटर करना मतलब वो सीधे नहीं जाकर कुछ पार्टिकल वापस आ गया, कुछ डिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पेनिट्रेट करके चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये थॉमसन का मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हेंस डिस्कार्डेड। इसलिए थॉमसन ने जो भी मॉडल दिया कि ऐसा एटम होता है, वो मॉडल को गलत मान लिया गया। अब थॉमसन के बाद आएगा रदरफोर्ड। तो ये थॉमसन मॉडल 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है लिखने के लिए, तो इतना आपको बात लिखना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट एग्जाम में पॉइंट वाइज ऐसे लिखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे रदरफोर्ड मॉडल में, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मासिव सेंटर कोर। एटम में क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम, पूरा मास लिखा नहीं है, ऑलमोस्ट, मतलब जो न्यूक्लियस सेंटर में होता है उसमें लगभग मैक्सिमम मास उसी में रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, और प्रोटॉन तो हैवियर है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10⁻³ -31 का ऑर्डर है, जबकि प्रोटॉन -27 है। तो माइनस में कम रहना मतलब ज़्यादा होना, तो 1000 टाइम्स लगभग ज़्यादा है प्रोटॉन का मास। तो मैक्सिमम मास न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है, और इसको कोर को, ये जो कोर है जहाँ पे मास कंसंट्रेटेड है, यानी जहाँ पे प्रोटॉन सब है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको न्यूक्लियस बोलना है। तो मैक्सिमम मास न्यूक्लियस में रहता है। द न्यूक्लियस ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल स्पेस एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। एटम का साइज होता है 10⁻⁻15, और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻⁴
नहीं, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 और एटम का होता है 10⁻⁻10, यानी कि 10⁵ टाइम्स ज़्यादा होता है एटम का साइज। ये माइनस में कम है मतलब ज़्यादा है। एटम का साइज है 10⁻⁻10 जबकि न्यूक्लियस का है 10⁻⁻15, यानी ये -15 कम है -10 से। कितना कम है? तो 10⁵, 1/10⁵ टाइम्स कम है, यानी न्यूक्लियस बहुत ही कम होता है साइज में इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ एटम। ये दूसरा पॉइंट रहा रदरफोर्ड का। थर्ड पॉइंट एग्जाम में तो ये रदरफोर्ड आएगा ही लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आएगा लिखने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे रदरफोर्ड में? थर्ड पॉइंट 3 मार्क का आएगा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ थर्ड पॉइंट नहीं, पूरा रदरफोर्ड मॉडल लिखने के लिए आएगा। द एटम इज, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे रदरफोर्ड मॉडल में? द एटम इज सराउंडेड बाई अ सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सबको पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स रहता है सराउंडिंग में उसके, सो दैट देयर टोटल निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। ये तो इसके पहले रदरफोर्ड के पहले भी थॉमसन भी यही बात बोला था, तो रदरफोर्ड ने ये कुछ नया नहीं बोला, ये भी बोला कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज होता है ऑन द न्यूक्लियस एंड द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये तो जो थॉमसन बोला वही रदरफोर्ड ने बोला, तो ये तीसरा वाला पॉइंट तो कॉमन रहा दोनों में। फोर्थ पॉइंट रदरफोर्ड मॉडल का और आखिरी पॉइंट है ये, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट को वेरियस ऑर्बिट लिखा है, जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट जैसे जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, ये सब रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, वैसे ही न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रिवॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कल में घूमना पॉसिबल नहीं है। जैसे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडिंग दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये रदरफोर्ड मॉडल का क्या ड्रॉबैक था, इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। दिस मॉडल could not explain the stability of the atom because according to classical electromagnetic theory, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या पढ़े थे हम लोग कि जो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है वो अपने से एनर्जी रेडिएट करता है, रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो एक्सेलरेट करता है चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के साथ साथ कुछ रेडिएशन भी निकालता है अपने अंदर से, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इस तरह का कुछ वेव निकालता है अपने अंदर से। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो तो एक्सेलरेट कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है उस पर, तो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल कुछ रेडिएट करना चाहिए एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडिएट करने लगेगा। अगर रदरफोर्ड की बात को माना जाए कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है ना उसका, और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी ख़त्म होती जाएगी, और हायर ऑर्बिट में ज़्यादा एनर्जी चाहिए घूमने के लिए और लोअर ऑर्बिट में कम एनर्जी चाहिए, तो जैसे ही इसका एनर्जी कम होगा ये हायर से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा और फिर एनर्जी रेडिएट करके और भी लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा अंदर वाले में, ऐसे आते आते एक बार खुद न्यूक्लियस में चला जाएगा, और न्यूक्लियस में जैसे ही जाएगा प्रोटॉन के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो इस तरह से एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोई भी लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग, कोई भी मैटर बॉडी बन ही नहीं पाएगा। तो बिग बैंग के समय जैसा सिचुएशन था वैसा हो जाएगा, न तो हाइड्रोजन बन पाएगा न हीलियम, कुछ नहीं बन पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हेंस इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए,
जो कि देखा गया कि ऐसा हो नहीं रहा है, यानी कि ये रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल कर गया एटम के स्ट्रक्चर को बताने में। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये अगला टर्म है जो हम लोग को सीखना है। तो रदरफोर्ड ने जो अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्डिंग किया, उस अल्फ़ा पार्टिकल पे 2 प्लस चार्ज होता है। अल्फ़ा पार्टिकल पे होता है प्लस प्लस चार्ज, यानी 2 प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना। और जो गोल्ड फॉयल था उसमें भी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव बैठा हुआ है प्रोटॉन। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल जब यहाँ पे जाएगा किसी एनर्जी के साथ, तो पास आने लगेगा ना, तो अल्फ़ा को ये रिपेल करने लगेगा, ये न्यूक्लियस में बैठा हुआ प्रोटॉन। तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही आ सकता है, क्योंकि और पास आएगा तो और रिपल्सन बढ़ जाएगा। रिपल्सिव फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये जैसे जैसे पास जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल, रिपल्सन बढ़ते जाएगा इसके ऊपर, तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक आके ये रुक जाएगा। तो जहाँ तक आ पाया ये, मान लेते हैं एकदम करीब ये आ पाया R0 डिस्टेंस तक, तो इस R0 को ही बोलेंगे कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, मतलब कितने करीब आ पाया न्यूक्लियस के। तो व्हेन एन अल्फ़ा पार्टिकल ऑफ मास m, व्हेन एन अल्फ़ा पार्टिकल ऑफ मास m and velocity v moves directly towards a nucleus of atomic number z, its distance of closest approach is given by, मतलब ये कितना पास जा पाएगा उसका फॉर्मूला एक है। तो फॉर्मूला ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज 4k ZE² बाई mv²। इतना करीब जा पाएगा न्यूक्लियस के। यहाँ पे z क्या है? एटॉमिक नंबर है, कि कौन से एटॉमिक नंबर वाले एटम के न्यूक्लियस के पास जा रहा है अल्फ़ा पार्टिकल हमारा, वो एटॉमिक नंबर z है। E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। v कितने वेलोसिटी से मैं थ्रो किया था अल्फ़ा पार्टिकल को। m लिखना है मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। और k इलेक्ट्रोस्टैटिक में 9 × 10⁹ होता है। कांस्टेंट जो होता था कूलम्ब्स लॉ में, वही k है ये। तो रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो उसके बाद आया साइंटिस्ट बोर, और इसने क्या बताया अपने मॉडल में, बोर एटॉमिक मॉडल में। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में लिखने के लिए। दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिटरी मॉडल ऑफ एन एटम एंड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स मतलब हो गया कि बोर ने ऐसा एज्यूम किया, सच में उसने भी देखा नहीं, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन को कोई देखा नहीं है, उसको जो रिजल्ट मिला उससे उसने कंक्लूड किया कि ऐसा हो सकता है, और बाद में कुछ फेनोमेना ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर सेटिस्फाई करेगा ये थ्योरी तो इसको एक्सप्लेन कर लिया जाएगा। तो अभी जितना भी हम लोग जान पाते हैं फेनोमेना एटम से रिलेटेड, वो बोर मॉडल से एक्सप्लेन हो जाता है। तो सबसे लेटेस्ट इसी का चल रहा है मॉडल अभी तक। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो बोर ने बताया, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर, एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आएगा कि राइट बोर पोस्टुलेट्स। तो फर्स्ट में लिखेंगे न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियस के बारे में बोर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मासिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। फर्स्ट बात क्या बताया बोर पोस्टुलेट्स का? फर्स्ट पॉइंट एग्जाम में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मासिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पॉइंट इसका जो था वो तो रदरफोर्ड से ही लिया गया है, पहला पॉइंट कि न्यूक्लियस होता है और जिसके अराउंड प्लानेटरी मोशन जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। द सेंट्रल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रिवॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये तो रदरफोर्ड बोल ही दिया था। तो बोर पोस्टुलेट का पहला जो थियरी है, बोर ने जो दिया है पहला पॉइंट, वो तो रदरफोर्ड वाला ही हो गया। सेकेंड पॉइंट है क्वांटम कंडीशन। यहाँ से अलग इसने बताया जो कि रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। तो बोर ने क्या बताया कि क्वांटम कंडीशन ऑफ ऑल पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ऑर्बिट में, लेकिन जितने भी ऑर्बिट हैं जिसमें घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन, अलाउड बाय द क्लासिकल थियरी द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन सच ऑर्बिट in which angular momentum of an electron is integral multiple of h by 2 pi, where h is Planck constant.
तो दूसरा पॉइंट इसने ये बताया कि कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड वो कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, उसका रेडियस अगर आर है, ऐसा नहीं है कि 1 मीटर वाले रेडियस में भी घूमेगा, 1.1 में भी, 1.2 मीटर वाले रेडियस में भी, सभी ऑर्बिट में नहीं पॉसिबल है घूमना। कोई कोई फिक्स रेडियस वाले ऑर्बिट में ही घूम सकता है। तो क्या कंडीशन उसका है कि MV/r मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए NH/2π, जहाँ पे n इंटीजर होगा, इंटीजर यानी 1 इंटू प्लैंक कॉन्स्टेंट बाई 2π होना चाहिए या 2 इंटू प्लैंक कॉन्स्टेंट बाई 2π होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होना चाहिए। उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, ये बताया इसने। थर्ड पॉइंट इसने बताया, बोर्ड ने एग्जाम में भी लिखना है, पॉइंट नंबर 3, while revolving in the permissible orbit an electron does not radiate energy। तो जो क्लेम किया गया कि रदरफोर्ड के का मॉडल में कि रेडिएट करेगा तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी उसका कम होगा। तो इसने बताया, बोर ने बताया कि जो मैं फिक्स ऑर्बिट बता रहा हूँ, बोर ने बोला कि सारे ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, जो फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा उस ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा रेडिएट। दिस नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। और इस तरह से उस ऑर्बिट में स्टेशनरी रहेगा, वो गिरेगा नहीं लोअर ऑर्बिट में, क्योंकि एनर्जी रेडिएट ही नहीं करेगा। अब क्यों एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, वो आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ऐसे ही नहीं कि ऐसे बोल दिया जो मन में आया इसके कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा इस ऑर्बिट में। अब क्यों नहीं रेडिएट करेगा, इससे कारण भी पूछा गया और ये आगे के थियोरी में कारण भी एक्सप्लेन किया कि क्यों रेडिएट नहीं करेगा। बोर एटॉमिक मॉडल का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट, ये बोलता है कि एन एटम कैन इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटोन। फोटोन क्या होता है, लाइट का स्मॉलेस्ट यूनिट को फोटोन बोलते हैं। जैसे लाइट क्या चीज़ों से, अगर लाइट को हम कंसिडर करें कि ये पार्टिकल्स है, क्योंकि लाइट में डुअल नेचर होता है, मैटर नेचर भी और वेव नेचर भी, तो वो पार्टिकल का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना है, वैसे ही लाइट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, फोटोन, वो फोटोन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम लोग कंसीडर करें एटम की इमिट करता है रेडिएशन, वो कब करेगा इमिट, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। जैसे कि न्यूक्लियस यहाँ मैंने बना दिया प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि ये तीसरा नंबर ऑर्बिट है और उससे ये दूसरे नंबर ऑर्बिट में आना चाहता है, जंप करके इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे ऑर्बिट में आने का मन है इसको, तो तीसरे ऑर्बिट में ज़्यादा एनर्जी है, दूसरे में कम, तो इसको कुछ रेडिएशन निकालना पड़ेगा, तब जाकर ये दूसरे ऑर्बिट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट और जंप फ्रॉम लोअर टू हायर, अगर लोअर से हायर में भेजना है तो उसको देना पड़ेगा ऊर्जा। हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और लोअर से हायर ऑर्बिट में भेजिएगा तो एनर्जी देना पड़ेगा उसको। इफ़ E1 एंड E2 आर एनर्जीज एसोसिएटेड विथ दिस परमिटेड ऑर्बिट, मतलब मान लेते हैं दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी है E2, पहले ऑर्बिट का एनर्जी है E1, पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी एनर्जी E1 है, तो कितने फ्रीक्वेंसी का वो इमिट करेगा, या अगर पहले से दूसरे में जाना है तो कितने फ्रीक्वेंसी का लाइट भेजेंगे तो एनर्जी गेन करके जाएगा, या दूसरे से पहले में जंप किया तो कितने फ्रीक्वेंसी का लाइट ये रेडिएट करेगा, क्योंकि हायर से लोअर जाते समय रेडिएट करना है और लोअर से हायर जाते समय उसको देना है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा दोनों ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच, दूसरे ऑर्बिट में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था, पहले ऑर्बिट में मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पहले से दूसरे में भेजना है तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, और दूसरे से पहले में जंप करके अगर आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो निकालेगा, रेडिएट करेगा, और जितना ये डिफरेंस आया एनर्जी का उसी को h न्यू लिख देना है, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन होगा और h प्लैंक कांस्टेंट होगा। इस तरह से आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। बोर मॉडल लिखने के लिए आएगा एग्जाम में तो इन चारों पॉइंट्स को लिखना है।
अगला है बोर थियोरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के रिगार्डिंग बोर क्या थ्योरी दिया, मतलब उसने हाइड्रोजन में जो एक ही इलेक्ट्रॉन है वो कितने रेडियस में घूम रहा है, कितने स्पीड से घूम रहा है, कितना उसका एनर्जी है, ये तीनों बात बोर ने डिराइव किया फॉर्मूला तीनों के लिए। तो ये एग्ज़ाम में डेरिवेशन आएगा करने के लिए। तो सबसे पहले रेडियस का डेरिवेशन करते हैं। तो सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसका फॉर्मूला होता है k(q1q2) बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है k(q1q2)/r² होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे r² यहाँ पे लिखना है k, और q1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और q2 माने z एटॉमिक नंबर है, तो Ze इतना प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज, तो जेड प्रोटॉन पर प्लस जेड ई चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया। अब r² से एक r कैंसिल हो गया, इसमें सिर्फ एक ही r बचा। और बोर ने ये भी बोला था कि mvr जो होना चाहिए वो NH/2π होना चाहिए। तो ऑन सॉल्विंग द एबव टू इक्वेशन वी गेट r इक्वल टू दिस मच। तो ये रेडियस का आपको इक्वेशन लिखना है एग्ज़ाम में। इसको कैलकुलेट करने पे कांस्टेंट का वैल्यू सब रख देंगे, तो 0.529 n²/z इसका वैल्यू आता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। दूसरे ऑर्बिट का रेडियस तो n की जगह पर 2 रख दीजिए, और z एटॉमिक नंबर रखना है, और ये 0.529 याद रखिएगा। तो ये एंगस्ट्रॉम में रेडियस मिलता है इस फॉर्मूला से, याद रखना है ये फॉर्मूला, क्योंकि इतना कुछ तो याद करना पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या याद रखेंगे कि रेडियस का फॉर्मूला होगा 0.529 n²/z। वैसे ही जैसे रेडियस का फॉर्मूला याद है, वैसे ही आपको वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और एनर्जी का भी याद रखना है। कैसे याद रखेंगे सर? तो देखिए, रेडियस का 0.529 n²/z, वेलोसिटी का 2.2 × 10⁶ z/n, और एनर्जी का RHC जिसका वैल्यू 13.6 होता है, और z²/n² लिखना है। क्लियर हो गया कैसे याद करेंगे? फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। रेडियस 0.529 n²/z, एंगस्ट्रॉम में रिजल्ट आएगा। स्पीड पूछेगा कि nth ऑर्बिट में कितने स्पीड में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो 2.2 × 10⁶ z/n मीटर/सेकेंड में रिजल्ट देगा। और एनर्जी अगर पूछेगा कि कितना एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में, तो उसका फॉर्मूला होगा 13.6 z²/n², किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन दोनों के लिए वैलिड है कि अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो कितने वेवलेंथ वाला लाइट निकालेगा। तो यहाँ वही वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है RZ² ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2², ठीक है। यहाँ पे R रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1 × 10⁷ होता है, और Z एटॉमिक नंबर है, और n1 n2 में कौन हायर है कौन लोअर, उसके लिए आपको देखना है कि इसको पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये वाला क्वांटिटी कम होना चाहिए, यानी डिवाइड ज़्यादा से करेंगे तो ये हायर ऑर्बिट है। n2 अगर तीसरा ऑर्बिट है तो n1 पहला या दूसरा ऑर्बिट होगा, यानी n2 हायर ऑर्बिट और n1 लोअर ऑर्बिट का नंबर रखना है। तो इससे 1 वेवलेंथ मिल जाएगा, और 1 वेवलेंथ को ही वेव नंबर बोलते हैं। तो वेव नंबर भी मिल जाएगा कि जो भी रेडिएशन निकालेगा उसका कितना वेवलेंथ होगा, या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना वेव नंबर आएगा। तो अभी डिफरेंट ऑर्बिट से जंप मारा, जैसे कि किसी भी ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में जंप मारा तो उसका जो भी रेडिएशन उससे निकला, उस रेडिएशन के कलेक्शन को बोल दिए कि वो लाइमन सीरीज है। उतने सारे वेवलेंथ के कलेक्शन को बोल दिए लाइमन सीरीज। फिर किसी भी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारा तो उससे जो रेडिएशन निकला उसको बाल्मर सीरीज। किसी भी ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में, जैसे चौथे से तीसरे, पाँचवें से तीसरे, सातवें से तीसरे, तो उससे जितने तरह का रेडिएशन निकला उसको पास्चन सीरीज बोले। और किसी भी हायर ऑर्बिट से फोर्थ में जंप करा तो ब्रैकेट सीरीज, और किसी भी हायर सीरीज से पाँचवें में जंप किया, जैसे छठे से पाँचवां, सातवां से पाँचवां,
तो उसको ब्रैकेट सीरीज बोले। तो याद कैसे रखेंगे ऑर्डर में, तो इसके लिए ट्रिक है कि ले बालम 50 रुपये का ब्रेड का फंड। ले मतलब लाइमन, बालम मतलब बालमर, 50 मने पास्चन, अब 50 रुपये हो गया। फिर बी मने ब्रेड मने ब्रैकेट, और फंड मने पी फंड लास्ट में हो गया। तो ले बालम 50 रुपये का ब्रेड का फंड, इससे आप याद कर सकते हैं। अब इसका फेलियर क्या है बोर मॉडल का, तो ये मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक मतलब जैसे कि किसी का अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है, मतलब 2++ चार्ज है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसमें, उस टाइप के एटम के लिए ये वैलिड है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम एंड फेल इन केस ऑफ हायर एटम में ये काम नहीं किया, खाली हाइड्रोजन के लिए काम किया या हाइड्रोजन के जैसा। फिर अगला टर्म है जो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है इस बार एग्जाम में, एक्साइटेशन एनर्जी। इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू जंप फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जंप करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे फर्स्ट अगर ऑर्बिट है तो ग्राउंड स्टेट मतलब न्यूक्लियस के बाद ये पहला मान लीजिए है यहाँ पे ऑर्बिट, तो ये ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट से पहले में जाने में कितना एनर्जी चाहिए, ये एक एक्साइटेशन एनर्जी है, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी इन्फिनिटी। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे भेज देने पे, मतलब सबसे लास्ट एकदम, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जितना एनर्जी चाहिए। और ग्राउंड स्टेट से खाली इन्फिनिटी को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में या तीसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए जो चाहिए उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस हुआ, एक्साइटेशन एनर्जी हो गया ग्राउंड लेवल वाले ऑर्बिट से किसी भी हायर लेवल में पहुंचा देना, और आयोनाइजेशन हुआ कि उसको निकाल के पूरा इन्फिनिटी तक ही फेंक देना इलेक्ट्रॉन को पूरा लास्ट में, आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो गया, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी देंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट में है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन इसको आके टक्कर मारेगा और उस टक्कर के कारण इसको आपको हायर ऑर्बिट में जंप कराना है। तो जो टक्कर मारने वाला इलेक्ट्रॉन है ये, इसको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में दौड़ाएंगे तभी तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा और मारेगा जाके इसको टक्कर। तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस में इसको, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन था, इसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस में दौड़ा के यहाँ भेजेंगे कि इसको सफिशिएंट एनर्जी दे दे ताकि ये बाहर निकल जाए। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। इट इज़ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स टू अ बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी टू एक्साइट द टारगेट एटम। एक्साइट मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना। राइजिंग वन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो था अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाली ऑर्बिट में आ जाए, उसके लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्ट में हम दौड़ाएं ताकि ये उतना काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले जो ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को मार के भगा दे टक्कर के बाद। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल माने आयोनाइजेशन एनर्जी देने के लिए इलेक्ट्रॉन को, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे भेजना है, तो उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और उतना एनर्जी अगर कोई इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस में दौड़ाने से हम दे रहे हैं तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस में उसको दौड़ाएंगे ताकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी गेन कर ले कि ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को मार दे टक्कर, तो ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला जाए। उतने पोटेंशियल डिफरेंस को जिसमें दौड़ाए थे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज़ दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच gives to bombarding electron sufficient energy to ionize the target atom and knocking out one of the electron completely out of atom। knocking out मतलब मार के बाहर भगा देना ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को। क्लियर हो गया ये? बस इस चैप्टर में इतना ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये जितना मैंने बताया एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, फास्ट करके 1.5x फॉरवर्ड करके देख लीजिए, और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इससे।